हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर का है। बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया। हम सेकंड पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पेपर का जो आपको सिलेबस दिख रहा है वो स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा, जिसमें हमारे टोटल 12 चैप्टर हैं, जिसमें भारत में राष्ट्रवाद का जन विकास और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए अपना सिलेबस देख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि कोई टॉपिक है जो हम कवर करें, हम आपको पढ़ाएं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप घर बैठ के भी क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप पूरे इंडिया में कहीं भी हो घर बैठ के क्लास कर सकते हैं। स्पेशली जो ऑफ़र हैं वो गर्ल्स के लिए हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए, आपका समय बहुत ही कीमती है और इस कीमती समय को बचाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है भारत में राष्ट्रवाद का जन्म और विकास और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका रही। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमारा देश जो है वो कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। लेकिन उससे पहले वो किस तरीके से गुलामी में रहा, किस तरीके से लोगों ने उसके विषय में स्वतंत्रता पाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाए, कौन कौन सी कंपनी हुई, कौन कौन सी संस्था हुई, किसका किसका योगदान रहा। बहुत लंबा इतिहास रहा है इस विषय में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज़ादी से पहले जो है भारत गुलाम रहा है। स्टूडेंट, 16वीं सदी में भारत अपनी जो समृद्धि है और गौरव है उसके चरम पर था एकदम से। भारत की इस समृद्धि से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होके, बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर यूरोप के अलग अलग देश जो है वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। आप सभी को पता है कि लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी तैयार हुआ कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और स्टूडेंट 1600 को ब्रिटिश सामग्री एलिजाबेथ ने अंग्रेज व्यापारियों को इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार भी दे दिया। स्टूडेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत बहुत तेज़ी से प्रगति करा और व्यापारिक प्रतियोगिता में पुर्तगाली, डच और फ्रेंच व्यापारी कंपनियों को हराकर भारत के व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। किसने स्थापित कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो ये शुरुआत होती है भारत में राष्ट्रवाद और इसका विकास जो है, इसकी शुरुआत तो सबसे पहले जो है 16वीं सदी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए, आप बीए फर्स्ट ईयर में है तो आपको क्वेश्चन भी मैं क्लियर करते चल रही हूँ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 16वीं सदी में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सामग्री एलिजाबेथ ने अंग्रेज व्यापारियों को कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार जो है प्रदान किया था। अच्छा फ्रेंड, अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, वो लोग राज करने लगे और व्यापार करने लगे। लेकिन अभी तक तो व्यापार चल रहा था। व्यापारिक कंपनी के रूप में जब उन्होंने पूरी तरीके से भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, उसके बाद 17, देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। 1750 ईस्वी से कंपनी ने भारत में शक्ति राजनीति का खेल, गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू किया। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जब पूरी तरीके से उन्होंने अपनी व्यापारिक शक्तियाँ फैला ली तो 1750 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शक्ति राजनीति का खेल भी शुरू कर दिया। और उस समय जो भारत की स्थितियाँ थी उसके कारण कंपनी को अपने इस कार्य में जो है सफलता भी मिलती गई और 1850 ईस्वी तक भारत के बहुत बड़े भाग पर कंपनी का जो है शासन वो स्थापित हो गया।
अब जैसे कि आपको पता है कि जो पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, 1857 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। बहुत ही क्लियर और बहुत ही सरल शब्दों में समझा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ये व्यापार करने के लिए आए थे और इन्होंने पुर्तगाली, डच और फ्रेंच व्यापारियों को पीछे करके पूरे भारत पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और जब वो पूरी तरीके से व्यापार में पूरी तरीके से सफल हुए तो उसके बाद उन्होंने राजनीति को भी इसमें शामिल किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1850 ईस्वी तक भारत के बहुत बड़े भाग पर कंपनी का शासन जो है वो स्थापित हो गया था। अब जैसे जो ये 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और कंपनी के शासन की समाप्ति हुई थी, क्योंकि आप सबको पता है कि जो ब्रिटेन का शासन था वो कैसे, ब्रिटेन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत पे शासन हो रहा था उसकी समाप्ति कैसे हुई, और 1857 में जो है भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम है वो कैसे हुआ। स्टूडेंट, कंपनी के शासन के लगभग 100 सालों में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां थीं, ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने भारतीय जनता को कंपनी के शासन का बहुत ही बड़ा विरोधी बना दिया था। आप सभी को पता है कि लॉर्ड डलहौजी के जरिए अपने शासनकाल में कंपनी के भारतीय क्षेत्र में विस्तार के सभी संभव प्रयत्न किए गए थे और उसने अपनी हड़प नीति को बहुत ही कठोरतापूर्वक अपनाकर और देशी शासकों के साथ दुर्व्यवहार करके उनमें से अनेक को भारत में ब्रिटिश शासन का घोर शत्रु बना दिया था। स्टूडेंट, जो हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन आप हिस्ट्री में इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिस्ट्री की भी क्लास लूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी भी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ था कि इन्होंने जो है बहुत ही तरीके से राजनीति की थी और अंग्रेज़ों के जरिए भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप भी किया। उन्हें ईसाई बनाने के कार्यों ने साधारण भारतीयों में बहुत ही तेज़ी से असंतोष को पैदा किया। भारतीयों के मन में बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हुआ। भारत के लगातार आर्थिक शोषण से जो कृषक थे, श्रमिक थे, व्यापारी थे, सभी वर्गों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी। हम ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जो स्थितियाँ थी उनके विषय में बात कर रहे हैं। तो इन सब की बहुत ही जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी। सैनिक क्षेत्र में अंग्रेज और भारतीय सैनिकों में भेदभाव किया जाता था और भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज अधिकारों का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा खराब था। इसलिए काफ़ी लंबे समय से भारतीय सैनिक जो है असंतुष्ट थे और इसी समय उनको जो कारतूस दिए गए उन्हें चिकना करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये सोचा कि उन्हें धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से जीवन की बहुत सारी जो ऐसी चतुर्मुखी परिस्थितियाँ थी वो ऐसी हो गई थी कि इन परिस्थितियों में विद्रोह का ना होना बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होता। स्टूडेंट, उस समय की जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक प्रवृत्तियाँ थी धीरे धीरे इन लोगों ने ऐसी बनाई कि लोगों के मन में विद्रोह की स्थिति आ गई। तो इन सभी परिस्थितियों ने 1857 में जिस स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया था उसका प्रसार बहुत ही तेज़ी से हुआ था, लेकिन जो उसका परिणाम था, जो रिजल्ट था, जैसी उम्मीद की गई थी वैसा नहीं हुआ। तो जो है आधुनिक शास्त्र सामग्री और आर्थिक साधनों के अभाव, क्रांतिकारियों की सेना में एकबद्धता और संगठन के अभाव, बहुत सारे भारतीय शासकों और वर्गों के असहयोग और विरोधी व्यवहार कारणों ने स्वतंत्रता संग्राम को जो है असफल कर दिया। स्टूडेंट, आई होप आपको 1600 ईस्वी से 1857 तक की परिस्थितियों का पूरी तरीके से ज्ञान हो गया है। लेकिन 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो एक बहुत ही साधारण घटना थी। इस असफल संग्राम का जो रिजल्ट था वो ब्रिटिश शासन का ध्यान जो है भारत में कंपनी के शासन की बुराइयों की ओर गया। यानी कि जो ब्रिटिश शासन ने भारत में जितनी भी उन्होंने आर्थिक, सामाजिक जितनी भी अराजकता फैला रखी थी उसके ऊपर उनकी नज़र गई कि ये विद्रोह हुआ कैसे और हम में क्या कमियां रह गई। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि नवंबर, जैसे 1800 जो है आपका 1857 में जो है संग्राम हुआ, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो 58 में
नवंबर 1858 में सत्ता हस्तांतरण और भारत के श्रेष्ठ शासन के लिए कानून के आधार पर ब्रिटिश सम्राट ने भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया और भारतीय शासन अपने हाथ में ले लिया। आप सन के साथ सारी चीज़ें क्लियर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और एक इतिहास आप जैसे एक स्टोरी की तरह इसे याद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सत्ता के इस हस्तांतरण से भारतीय जनता के कष्ट और उनकी विदेशी शासन विरोधी भावनाओं में कोई कमी नहीं हुई। इन्हीं भावनाओं ने आगे चल के भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। अब ये आपका बहुत ही क्लियर हो गया। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1600 से 1857 तक का अब बात करते हैं। जैसे अब आगे चल के भाई संतुष्ट नहीं हुए तो फिर जनता जब संतुष्ट नहीं हुई है तो आगे चल के क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। तो अब हम बात करने वाले हैं उसी राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और उसके कारणों पे। आज का ये चैप्टर अगर आपने 2-3 बार अच्छे से सुन लिया, पढ़ लिया तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का जो उल्लेख है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ किए जाने का एक बहुत ही विशेष कारण है। स्टूडेंट, कांग्रेस का इतिहास, ठीक है, जो कांग्रेस का इतिहास है उसके एक लेखक थे पट्टाभी सीतारामैया और कुछ लेखकों ने इसके विचार को ऐतिहासिक नज़रिए से स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस का इतिहास ही भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष का इतिहास है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना से पहले और उसके बाद दूसरी बहुत सारी शक्तियों के जरिए इस उद्देश्य से कार्य किया गया था। लेकिन कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष का जो है हमेशा से ही वो उसका केंद्र बना रहा और ये उसकी धुरी भी थी जिसके चारों तरफ स्वतंत्रता की बहुत ही बड़ी महान गाथा की जो है घटनाएं घटित भी हुई थी। तो जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के इस प्रमुख भाग के कारण ही भारतीय राष्ट्रीयता के उदय का उल्लेख जो है कांग्रेस की स्थापना के समय यानी कि 1885 ईस्वी से किया जाता है। तो आपको पता चल गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। सन भी याद रखिए और घटनाओं को भी क्रमबद्ध तरीके से याद रखते चलिए कि कैसे 1857 में जो है आपका स्वतंत्रता पहला जो है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और 58 में किस तरीके से मतलब पूरी तरीके से कंपनी का शासन करके ब्रिटेन ने अपने हाथ में पूरा शासन ले लिया था और फिर उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो चलिए आगे इसी के विषय में कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विश्व के किसी भी दूसरे देश के इस प्रकार के आंदोलन की तरह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और विविध शक्तियों के कारण के संयोग का ही परिणाम था। जैसे अन्य देशों में भी होता था, भाई कब होगी आंदोलन, कब होगा, जब जनता जो है वो संतुष्ट नहीं होगी। तो चलिए अब बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की। किस तरीके से किन परिस्थितियों की वजह से जो है कांग्रेस की स्थापना हुई। तो सबसे पहले तो आता है 1857 का जो है स्वतंत्रता संग्राम। स्टूडेंट, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से कहीं ज़्यादा था। वो भारत में इतनी तेज़ी से फैला कि उसने जन विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप भी धारण किया था। तो फिर दूसरा जो कारण था वो राजनीतिक एकता की स्थापना थी। स्टूडेंट, ब्रिटिश शासन के पहले भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। अशोक और अकबर जैसे महान शासकों को भी यातायात के साधनों के अभाव और अपनी विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के कारण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने में पूरी तरीके से सफलता नहीं मिली थी। लेकिन ब्रिटिश शासन सारे देश को एक केंद्रित शासन के अंतर्गत लाने में सफल हुआ और आवागमन के साधनों ने उन्हें इस कार्य में पूर्ण सहायता दी थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ सारे भारत में एक सी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। इस तरह राजनीतिक नज़रिए से भारत एक रूप हो गया था। तो ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में राजनीतिक एकता उत्पन्न करना नहीं था, लेकिन पूरे देश ही में एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था और यातायात के साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप सारा देश पहली बार राजनीतिक नज़रिए से एक बन गया था। अब जो एक और कारण था वो था धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। आप सभी को पता है कि जैसे कि 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक सुधारक आंदोलन राष्ट्रीयता के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हुए थे। इस तरीके के
सुधार आंदोलनों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम हम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। जैसे कि धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ सेन, केसी सेन, पीसी सरकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को भारत की महानता को समझने और उसे दोबारा पाने के लिए प्रोत्साहित किया। आप सभी लोगों को पता है कि राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जा सकता है। स्टूडेंट, भारत में ये क्वेश्चन आपका है, राजा राम मोहन राय जी को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में धर्म और समाज सुधारकार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। सती प्रथा का अंत, स्त्रियों का उद्धार और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के साथ साथ राजा राम मोहन राय अपने देशवासियों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। तो इस तरह आप देखते हैं कि धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में स्वामी दयानंद का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसे आर्य समाज आपका बहुत ज़्यादा योगदान निभाता है। राष्ट्रीय नवजागरण का आंदोलन, ये सभी चीज़ें जो थी वो इसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। चलिए, एक और भी महत्वपूर्ण जो है कारण था राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का, वो था ऐतिहासिक अनुसंधान। स्टूडेंट, ऐतिहासिक अनुसंधानों ने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को गति दी। साहित्य, धर्म और संस्कृति के प्रसिद्ध विद्वान सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जैकोबी, कॉलब्रुक, रॉथ, इन सभी ने भारत के सामने भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक ऐसा विवरण सामने रखा जो किसी भी तरीके से समकालीन यूरोपीय सभ्यताओं से ही नहीं था। मध्य एशिया में कार्य कर रहे यूरोपियन विद्वानों ने इस तथ्य को भी प्रकट किया कि भूतकाल में भारत का सांस्कृतिक साम्राज्य पामीर, मलाया, इंडोनेशिया और मैंगकोंग की उपजाऊ घाटी तक विस्तृत रहा है। इन ऐतिहासिक अनुसंधानों ने स्वाभाविक रूप से भारतीयों में अपनी पुरातन सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना और उज्जवल भविष्य का चित्र भी प्रस्तुत किया। और जो है राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण हम मान सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा को भी। स्टूडेंट, भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा पाश्चात्य शिक्षा शुरू किए जाने का उद्देश्य ये था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण रूप से अंत हो जाए और एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो लेकिन रुचि, विचार, शब्द और बुद्धि से अंग्रेज हो जाए। कुछ सीमा तक अंग्रेज इस मनोरथ में सफल हुए क्योंकि कुछ शिक्षित भारतीयों ने प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति से विमुख होकर स्वयं को पाश्चात्य रंग में ढालना शुरू कर दिया। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का एक दूसरा पक्ष ये भी था कि अंग्रेजी साहित्य स्वतंत्रता की उदात्त भावना से परिपूर्ण है। इससे राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा भारत के लिए ईश्वरीय देन साबित हुई। और फिर अगला जो हमारा पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और उसके कारण में, तो वो है भारतीयों का विदेश गमन। 19वीं सदी से अनेक भारतीय शिक्षा प्राप्त और अन्य कार्यों से विदेश जाने वाले लोग और उन्होंने वहाँ प्रजातंत्रीय सिद्धांतों और संगठन की कार्यता को देखा। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का पाठ पढ़ा। वे इन विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित हुए और उस दिन का सपना देखने लगे जब भारत में भी प्रजातांत्रिक विचारों और संस्थाओं को मूर्त रूप मिलेगा। तो इस तरीके से भारतीयों का विदेश जाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अगला जो पॉइंट है वो तो और ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, इसलिए इस वाले पॉइंट को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। स्टूडेंट, जो अगला पॉइंट है वो भारतीय समाचार पत्रों और देसी साहित्य का विकास है। मुनरो ने लिखा कि एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज एक दूसरे के विरुद्ध हैं और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। भारतीय समाचार पत्रों पर भी ये बात पूरी तरह उतरती है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से देश में प्रेस का विकास हुआ और समाचार पत्रों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। स्टूडेंट, भारतीय समाचार पत्रों ने अंग्रेजी पत्रों में भारत विरोधी प्रचार का करारा उत्तर दिया और भारतीयों को विदेशी शासन की त्रुटियों से परिचित कराया। इस श्रेणी के समाचार पत्रों में संवाद कौमुदी, बॉम्बे समाचार, बंगदूत, राष्ट्र गुफ्तार, अमृत बाजार पत्रिका,
ट्रिब्यून नाम के बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता से हम इन सभी पत्रिकाओं के नाम ले सकते हैं। इस काल में कुछ ऐसे लेखक भी हुए थे जिनकी रचनाओं ने राष्ट्रीयता के विकास में बहुत योग दिया। बंकिम चंद्र ने आनंद मठ और वंदे मातरम की रचना की, ये भी आपका क्वेश्चन तैयार हुआ, जिन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पाठ पुस्तक का कार्य किया। तो बांग्ला भाषा के अतिरिक्त हिंदी, गुजराती, मराठी और तमिल में भी ऐसे साहित्य का सृजन हुआ जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में योग दिया। चलिए, इतने टॉपिक अभी कम नहीं है राष्ट्रीय आंदोलन के उदय उसके कारण में। एक टॉपिक और भी है जो आर्थिक असंतोष के रूप में इन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन का उदय किया। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को समूल नष्ट किया और व्यापार पर उसका पूरा अधिकार स्थापित हो गया, जिससे भारतीय जनता निर्धनता और भुखमरी का शिकार होती गई। उद्योग धंधों के विनाश का जो एकदम क्लियर जो रिजल्ट था वो ये हुआ कि उद्योग धंधों में कार्य करने वाले लोग कृषि की ओर झुके, जिससे भूमि पर दबाव अधिक बढ़ गया। सरकार ने कृषि की उन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे किसानों की दशा शोचनीय शुरू हो गई। आए दिन अकाल ने स्थिति को और भी अधिक दयनीय बनाया। ब्रिटिश शासन ने औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश इंग्लैंड और पिछड़े हुए देश भारत के बीच स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई, जिससे गिरते हुए भारतीय उद्योग धंधे पूरी तरीके से खत्म हो गए। तो भारतीयों ने इस सच को समझ लिया कि उनकी इस दयनीय स्थिति का दोष विदेशी शासन पर है और उसका अंत करने की दिशा में कोशिश की जानी चाहिए। तो अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों से असंतुष्ट होकर ही भोलानाथ चंद्र ने लिखा, ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए हमारे द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की नीति अपनाई जानी चाहिए। स्टूडेंट, यहीं पे नहीं, अभी और भी पॉइंट है, जैसे कि भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति, जात विभेद नीति और लॉर्ड लिप्टन की दमनात्मक नीति और साथ ही साथ इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद, ये सभी जो हैं हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और उसके कारण में शामिल थे। ठीक है, तो ये तो हो गया राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और उसका कारण क्या था। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं कि इतनी सारी स्थितियां खराब होने के बाद भारत के लोगों में चेतना का विकास हुआ कि उनकी दयनीय स्थिति के लिए ब्रिटिश शासन ही उत्तरदायी है, और इस चेतना ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जन्म दिया। स्टूडेंट, 1885 में कांग्रेस की स्थापना का कार्य विचारों का संगठन या आकस्मिक नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भी कुछ राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए थे और उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा था। तो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में प्रमुख थे, यानी उससे पहले थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बनी थी, इंडिया लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876, पूना सार्वजनिक सभा 1867, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और महाजन सभा 1881। तो अब हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना की। इन सभी संस्थाओं के जरिए अलग अलग प्रांतों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का काम किया जा रहा था, और 1876 के बाद लॉर्ड रिटन के अविवेकपूर्ण कार्य और उसके बाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद ने अखिल भारतीय लक्षण के राजनीतिक संगठन की आवश्यकता जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट की थी। और इन्हीं परिस्थितियों में सबसे पहले एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन होम, जिसे आप A.O. होम के नाम से भी जानते हैं, उनके दिमाग में कांग्रेस की स्थापना का विचार जो है वो आया। तो होम को ही संस्था का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस के जो जन्मदाता कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? A.O. होम। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। होम ने अपनी योजना में वायसराय के निर्देश के अनुसार परिवर्तन किया और वो इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड में उन्होंने वहां के प्रमुख व्यक्ति लॉर्ड रिपन, डलहौजी, जॉन ब्राइट और स्लेग से विचार विनिमय किया। इंग्लैंड से वापस आने पर यह निश्चित किया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में 25 से 28 सितंबर 1885 तक होगा।
लेकिन पूना में हैजा शुरू हो जाने पर अधिवेशन पूना के स्थान पर बम्बई में किया गया और 28 दिसंबर 1885 को दिन के 11 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। अधिवेशन में भारत के बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह एक दलशी, वाचा काशीनाथ तैलंग, नारायण गणेश चंद्रावरकर, पी आनंदाचार्लू, वी राघव आचार्य, सुब्रमण्यम, बहुत सारे ऐसे ही बड़े लोग उपस्थित थे। ये समस्त कार्य सरकारी आशीर्वाद से किया गया था। तो इस विषय में कूपलैंड ने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे पालने को आशीर्वाद दिया। तो अधिवेशन में विलियम वेडरबर्न और रनाडे जैसे सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसका अधिवेशन शुरू हो गया। अब इसके उद्देश्य क्या थे, इस पे भी एक नज़र ज़रूर डालेंगे, क्योंकि ये अधिवेशन किया क्यों गया। स्टूडेंट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सभापति श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की गुरुता की ओर प्रतिनिधित्व का ध्यान आकर्षित करते हुए इसके उद्देश्य बताए। साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता के संबंध स्थापित करना, समस्त देशवासियों में वंश, धर्म और प्रांत संबंधी दूषित संस्कारों को मिटाकर राष्ट्रीय ऐक्य की भावनाओं का पोषण और परिवर्धन करना, महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद प्राप्त परिपक्व संपत्तियों का संग्रह करना, उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिक देश हित का कार्य करें। तो ये तो हो गया कांग्रेस के उद्देश्य। अब बात करते हैं राष्ट्रीय संस्था के रूप में इसकी स्थापना की। तो स्टूडेंट, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में दूसरी इस धारणा का प्रतिपादन किया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना भारतवासियों के हितार्थ एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई। अगर कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रतिपादित अभय द्वीप की धारणा को स्वीकार कर लिया जाए तो यह न केवल होम बल्कि उन भारतीय नेताओं पर भी आक्षेप होगा जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिया था। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आप सबको समझ में आई होगी। अगर कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, अगर आप घर बैठ के क्लास करना चाहते हैं, लड़कियां जो स्पेशली जिनके आसपास कॉलेज है जा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जा पा रही हैं वो हमसे कांटेक्ट करें और घर बैठ के क्लास करें। आने वाले वीडियो जो हैं वो आपके बीए फर्स्ट ईयर के ही कोर्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा उदारवाद की नीतियाँ और कल्पनाएं। हम इस पर बहुत जल्दी क्लास लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच।